आप लोग को ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार बता दीजिए तो मुझे। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? ऑडियो एंड वीडियो। नहीं नहीं नहीं, यस सर क्लियर है। वीडियो नहीं दिख रहा, एक सेकेंड जस्ट। एक बार बताइए तो ऑडियो वीडियो आप क्लियर आ रहा है? वीडियो नहीं दिख रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा है। गुड मॉर्निंग बट यस। जी 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 यस। यस सर, हिस्ट्री को जल्दी कंप्लीट कीजिए। रिजवान, रिजवाना, ओके। अभी दिखा, अभी दिखा, चलिए ठीक है। होता है कभी कभी ज्वाइन करते हैं, पता नहीं क्या होता है, सब कुछ चल रहा होता है, वीडियो नहीं आ रहा होता है। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। आज मौर्य खत्म करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। मौर्य को खत्म करते हैं, उसके बाद मौर्योत्तर खत्म करेंगे। मौर्य के बाद मौर्योत्तर, ठीक है। कितने दिन में हिस्ट्री कंप्लीट होगा? अभी तो हम लोग कर रहे हैं एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट के बाद आप लोग को चाहिए होता कभी कभी तो लिख के भी, तो शुक्र है कि लिख करके छोड़ दिए हैं अब हम लोग। बता करना, ये हो चुका है। अशोका के ये सारे स्तंभ हो चुके हैं। हाँ, विषय में वर्णित विषय वस्तु ये भी हो गया है। यहाँ तक कल किए थे हम लोग, 11वां शिलालेख तक किए थे। अशोक के शिलालेखों में वर्णित विषय वस्तु, पहला शिलालेख, तीसरा शिलालेख, उसके बाद छठा शिलालेख, फिर 7वां शिलालेख, 8वां शिलालेख और 11वां शिलालेख कर लिए थे इसमें। और एक बात और है, आप लोग नोट्स बना रहे हैं ना अपने आप से, रिजवाना सर लिख के पढ़ाइए। लिख के पढ़ाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख के पहले भी पढ़ाए थे और भी बैच में पढ़ा चुके हैं। लेकिन मेरे लिख के पढ़ाने से क्या होगा, एक बात बताइए, आप लोग खुद ही सोचिए, थोड़ा सा माइंड ये कीजिए, यूज कीजिए। मेरे लिख के पढ़ाने से क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ ये टाइप्ड है, अब इसी को हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो हाँ जी देखो, पहला शिलालेख, चलो लिखते हैं अशोक का पहला शिलालेख। पहला शिलालेख, इसमें क्या था विषय वस्तु? अब लिखने में भी थोड़ा राइटिंग ढंग से लिखना पड़ेगा, तो धीरे धीरे, क्योंकि मेरा राइटिंग माशाअल्लाह होता है, ठीक है। पहला शिलालेख का क्या विषय वस्तु था? तो इसमें ना पशु बलि की निंदा की गई है। पशु बलि का, कि पशु का जो वध किया जाता है उसकी निंदा की गई है, पशु बलि की निंदा की गई है। और भी किया गया है, और क्या किया गया है? अशोक ने पहले शिलालेख में क्या कहा है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। सभी मनुष्य क्या है? मेरी संतान है, ठीक है। तो ये दो चीज आप लोग को मिलेगा पहले शिलालेख में। अब बताइए इस अंदाज में आप लोग कितना दिन पढ़ेंगे मेरे साथ? मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने क्लास जब स्टार्ट किया था तो लिख के ही बता रहा था। एक चीज और समझिए बात को, कि ये यहाँ पे टाइप्ड है, पशु बलि की निंदा की गई है क्या? पहले शिलालेख में। और मनुष्य भी मनुष्य मेरी संतान की तरह है। और ये लिखे हुए और ये लिखे हुए में क्या अंतर है, कुछ बता सकते हैं? बस ये टाइप्ड है और ये मैंने अपने हाथ से लिखा है। और इससे क्या हो जाएगा, अगर मैं ये लिख दूंगा और यही नोट्स दे भी दूंगा, तो वो भी एक तरह का पीडीएफ ही होगा आप लोग के लिए। और उस पीडीएफ से पढ़ के कुछ नहीं होगा, आपको अपना नोट्स बनाना होगा, अपनी भाषा में बनाना होगा, जिसके साथ आप फेमिलियर हो, ठीक है। तो तरीका यही है, खुद से मेहनत करना नहीं है, बस मास्टर से मेहनत करवाना है। बाद में क्या हुआ, सिलेक्शन होगा तो ठीक, नहीं होगा तो गरिया देंगे मास्टर को, बढ़िया घटिया पढ़ाया था। और अगर यदि हमरे सामने छोड़िए ना, हमको तो पीपीटी का भी जरूरत नहीं है, मैं पूरा का पूरा पढ़ा सकता हूँ, बस यूं ही बिना पीपीटी देखे। फिर आप लोग कहिएगा फिर सिर्फ हिंदी में तो लिखना नहीं है, फिर इंग्लिश वाले आएंगे कि इंग्लिश में, फिर हिंदी लिखने के बाद फिर मैं इंग्लिश में लिखवाऊंगा कि इंग्लिश में लिखिए, पशु बलि की निंदा की गई है और सभी मनुष्य मेरी संतान है, ये भी इंग्लिश में बताया गया है। और जब हम पीडीएफ दे देते हैं आप लोग को, तो हिंदी के साथ साथ पूरा इंग्लिश भी दे ही देते हैं, देखिए इंग्लिश में है ही। उसके बाद क्या करना है आप लोग को, क्या बताए तरीका क्लास का? अभी मैं एक बार और फिर मैं ये कर लूंगा, क्या बोलते हैं, पोल कर लूंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। आपको क्या लग रहा है कि डिक्टेटर? हम डिक्टेटर नहीं है, जो बच्चे कहेंगे उसी हिसाब से पढ़ाएंगे, चाहे जितना खत्म हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के क्लास बढ़ा देंगे और क्या। फिर आप लोग बीच बीच में चिल्लाइएगा, देखिए इंग्लिश में भी बोल दीजिए, ठीक है। अब बीच बीच में आप लोग चिल्लाइएगा कि सर जल्दी खत्म करो, जल्दी खत्म करो, इतिहास में लगे पड़े हैं, ठीक है। और एक चीज, दूसरा चीज क्या होगा, क्या कहते हैं,
एक तो ये होगा, हाँ तरीका क्या बताए थे कि आप लोग पहला क्लास, जब जो क्लास चल रहा है इस क्लास को चुपचाप देखेंगे बैठ करके, ना लिखेंगे, ना इस टेंशन में होंगे कि कितना समझ में आ रहा है, याद कितना, मतलब भूल जा रहे हैं, बस चुपचाप बैठ के समझने का कोशिश कीजिए पूरा क्लास। जब ये पूरा क्लास खत्म हो जाए तो अगले 4-5 घंटे के बाद फिर से इस क्लास को स्टार्ट कीजिए, या अगले दिन स्टार्ट कीजिए क्लास को, लेकिन अगले दिन से ज्यादा नहीं। और उस क्लास को दोबारा देखिए और पॉज कर करके अपनी भाषा में, उस वक्त आपके पास ये पीडीएफ भी दिया रहेगा, अपनी भाषा में नोट्स बनाइए। ठीक है, जैसे पहला शिलालेख, पहला इसे फर्स्ट कर दीजिएगा, ऐसे सील कर दीजिएगा, हाँ शिलालेख हो गया, क्योंकि आपको समझना है। तो क्या किया गया है, पशु बलि, पशु बलि गलत, कट कर दीजिए, निंदा, और सभी मेरी संतान है, या सभी मनुष्य मेरी संतान है, मनुष्य संतान है, संतान है, खत्म बात। इससे बस आप समझिएगा क्या है ये, और आपको रिवीजन करने में भी फास्ट होगा, और उससे 2 बार आप वीडियो भी देख पाएंगे, और खुद से जब नोट्स बनाएंगे तो 60% तो उसी में याद हो जाएगा आपको, जब आप वीडियो पॉज कर करके नोट्स बनाएंगे। ये तरीका है एक्चुअल तरीका पढ़ने का। बाकी हम लिख लिख के समझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग से हम पोल कर लेते हैं अब एक, ठीक है, मैं पोल कर रहा हूं, आप लोग बता दो कि आप लोग को लिख लिख के हमसे पढ़ना है। और हाँ एक बात और है, जब हम बिना लिखे पढ़ा रहे होते हैं तो हम तो लिखते नहीं है, पशु बलि की निंदा की गई है, सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है, राजकीय अधिकारियों और रज्जुकों प्रादेशिकों को हर 5वें वर्ष पे दौरा करने का आदेश दिया गया है। ये मैं जब लिखूंगा तो क्या होगा, टूटेगा। टूटेगा क्या मतलब, फ्लो टूटेगा, क्योंकि जब हम लिख रहे होंगे तो फ्लो टूटेगा ना, और जब हम लिखेंगे नहीं, सारा चीज पीडीएफ में सामने है, आप लोग को भी मिल जाएगा पीडीएफ, और हम सिर्फ और सिर्फ समझाने का काम करेंगे आप लोगों को, अधिक से अधिक आप लोग समझने का काम करेंगे, इंसाइट मिलेगा। पीडीएफ में बस सूचनाएं मिलती है, सूचनाओं के पीछे का जो विश्लेषण है वो विश्लेषण हम समझाने में खर्च करेंगे, लेकिन जब आप लोग हमसे लिखवाएंगे तो आप लोग मान के चलिए कि 30 से 35 मिनट तो लिखवाने में जाएगा, क्योंकि सिर्फ हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश में लिखवाएंगे। ऐसा तो नहीं कि हिंदी में लिख के इंग्लिश वाले को छोड़ देंगे, फिर तो इंग्लिश वाले को भी लिखवाएंगे। अभी क्या होता है, हिंदी पीडीएफ सामने रहता है, इंग्लिश पीडीएफ सामने रहता है, पढ़ा देते हैं, ठीक है, और ये भी बता देते हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना, ये वाला छोड़ देना, बस मैंने दे दिया है नोट्स में, इस तरह से कर देते हैं। लेकिन उस वक्त समझाएंगे जब 30 से 35 मिनट मेरा लिखने और लिखाने में जाएगा, तो हम समझाने में कितना खर्च करेंगे, 15 से 20 मिनट मैक्सिमम, क्योंकि 5-7 मिनट पहले क्लास भी छोड़ना होता है, और शुरुआत के 4-5 मिनट क्या जाता है, हाई हेलो में भी जाता है, गुड मॉर्निंग ग्रीटिंग्स में भी जाता है। तो फिर हम 15 से 20 मिनट रोज समझाएंगे, और फ्लो टूटेगा, फ्लो टूटेगा तो पढ़ने में मजा कम आएगा। आप लोग खुद ही सोच रहे होंगे कि पढ़ाते पढ़ाते हम लिखाना शुरू कर दिए, लिखने लगे, तो पढ़ाने में मजा कम आएगा, ठीक है। अब आप लोग में से जो भी है उससे हमको कोई मतलब नहीं, लगभग मेरे पास यहाँ पे 150 बच्चे हैं, आप लोग पोल कर मैं करवा रहा हूँ, आप लोग का जो होगा निर्णय, ये क्लास आप लोग का है, मैं उसी तरह पढ़ाऊंगा। आप लोग कहेंगे साहब सिर्फ सादा पेज पे पढ़ाइए, कुछ मत पीटी पीटी रखिए, मैं वैसे ही पढ़ा दूंगा, ठीक है। जैसे अभी मैं पोल कर रहा हूँ 10 सेकंड का, आप लोग के पास आ रहा है, ट्रू और फॉल्स के रूप में, मैं लिखूंगा नहीं, बस ट्रू और फॉल्स कर रहा हूँ, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, ट्रू और फॉल्स, याद रखिएगा, ट्रू का मतलब होता है पीपीटी, ट्रू का मतलब पीपीटी, ठीक है, सुन लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ट्रू का मतलब है पीपीटी, जैसे मैं पढ़ाता हूँ मैं अपने अंदाज से पढ़ाऊंगा, ठीक है। और फॉल्स का मतलब है आप लोग के अंदाज से, जो अभी आप लोग का चल रहा है। फॉल्स का मतलब आप सबके अंदाज से, तो ट्रू का मतलब पीपीटी, ठीक है। 10 सेकंड का टाइमर है आप लोग के लिए, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। चलिए आप लोग की स्क्रीन पर होगा ये अभी, चलिए आप लोग का है वहां पे, आप लोग के सामने है, आप लोग कर लीजिए। अगर 50-50 भी हुआ ना, तब भी मैं आप ही लोग के तरीके से पढ़ाऊंगा। चलिए 60% से कम हुआ अगर पीपीटी, तब भी मैं आप ही लोग के तरीके से पढ़ाऊंगा, मैं इतना कह रहा हूं। चलिए चला गया होगा, स्क्रीन पे है आप लोग के, देखिए 70 और 30 है, 70 ये वाले हैं, 30 ये वाले हैं। अब बताइए, इसलिए जैसे पढ़ा रहे हैं पढ़िए वैसे ही, ठीक है। आप लोग को खुद ही दिख रहा होगा स्क्रीन पे 70 एंड 30। चलिए ठीक है, मैं ना अब ये करता हूं, आप लोग का मैंने प्राइवेट कर दिया है। अब सर आप ब्लैंक पेज पर टॉपिक के साथ इंपॉर्टेंट लिखा दीजिए।
आरपी सिंह, यही तो अभी तक बात चल रहा था कि जब हम ब्लैंक पेज पे हम इंपॉर्टेंट लिखेंगे तो ये बाबू बहुत हिस्ट्री बहुत लेंदी सब्जेक्ट है, फिर हमको लिखने में ही 30-35 मिनट पर डे लगेगा। और अगर हम लिखाएंगे तो खाली हिंदी में लिखाएंगे कि अंग्रेजी में भी लिखाएंगे, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी लिखाएंगे। ऐसा करते हैं, अब आज पीपीटी पे पढ़ लीजिए, कल से ना मैं अब पीपीटी छोड़ ही दूंगा। हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको बोलना भी कम ही पड़ता है उसमें, क्योंकि लिखने में मेरा आधा घंटा जाता है, एनर्जी भी मेरा कम खर्च होता है, ठीक है। उसके बाद लिख के देता हूँ, आप लोग कल से 50 लोग लिख रहे होंगे, बहुत बेकार पढ़ाते हैं, मजा नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि टूटेगा, फ्लो टूटेगा, ठीक है। चलिए, अब आज पीपीटी पे पढ़िए, कल से मैं बिना पीपीटी के ही पढ़ा दूंगा, क्योंकि आज का क्लास लगाया गया है वो पिछला ये हो गया था, 11 शिलालेख तक हो गया था। 11वें शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई है, अशोक के धम्म नीति की व्याख्या की गई है 11वें शिलालेख में। अशोक ने जो धम्म जारी किया था, कल तक हम लोग समझे थे यहाँ तक। अब आगे, ठीक है, आगे क्या है, आगे कुछ और शिलालेख है, 12वां शिलालेख, 13वां शिलालेख, मोस्ट इंपोर्टेंट 13वां शिलालेख और 14वां शिलालेख। तो 12वां शिलालेख में सबसे पहले क्या है, 12वां शिलालेख में दो चीजों की चर्चा की गई है। एक तो सर्वधर्म समभाव की बात की गई है कि सभी धर्मों के प्रति समान भाव से देखना, ठीक है। अब आप लोग कमेंट मत कीजिएगा, कमेंट वैसे भी प्राइवेट है। और ठीक है, हाँ सुनिए, 12वां शिलालेख में सर्वधर्म समभाव की बात की गई है। सर्वधर्म समभाव का मतलब होता है सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखना, ठीक है, किसी भी धर्म को स्पेशल दर्जा नहीं देना। और दूसरा, स्त्री महामात्र की चर्चा की गई है। स्त्री महामात्र, महामात्र क्या होता है, महामात्र उस वक्त के अधिकारी होते थे, आईएएस ऑफिसर समझ लीजिए, ठीक है। स्त्री महामात्रों की चर्चा की गई है। इसका मतलब है कि मौर्य काल में क्या होता था, स्त्रियां भी उच्च पदों पर जाती थी, नियुक्त होती थी, महिलाओं की स्थिति उतनी दयनीय नहीं थी। सोच के देखिए, एक समाज है जहां महिलाओं को उच्च पदों पर आसीन होने का मौका मिलता है, तो वहां महिलाओं की स्थिति क्या दयनीय है या दयनीय नहीं, दयनीय नहीं थी महिलाओं की स्थिति। इससे पता चलता है कि मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति इंपॉर्टेंट थी। तो 12वां शिलालेख की ये दो विषय थे, इन दोनों विषय को आप लोग याद कर लीजिएगा। 13वां शिलालेख तो इंपॉर्टेंट है ही, इसमें सबसे पहले तो कलिंग युद्ध का वर्णन है, ये याद रखिएगा। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, दूसरा पड़ोसी राज्यों का वर्णन है। पड़ोसी राज्य का वर्णन है अशोक के पड़ोसी राज्य। पड़ोसी राज्य कौन सा था, तो दक्षिण के राज्य चोल चेर पांडे, चोल चेर चेर और पांड्य के बारे में चर्चा की गई है। चोल चेर और पांड्य के बारे में चर्चा की गई है अशोक के 13वें शिलालेख में। इससे क्या पता चलता है, इससे एक चीज पता चलता है कि अशोक का जो क्या बोलते हैं, चोल चेर और पांड्य का राज्य कहां पर था, दक्षिण भारत में था ना राज्य। आपको पता है कि चोल यहाँ था, पांड्य यहाँ था और चेर यहाँ था। ये था चेरों का राज्य, चेर पांड्य शासन, और ये चोल शासन था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अशोक अगर बोलता है कि हमारा जो अशोक क्या बोलता है कि मेरे पड़ोसी राज्य हैं क्या है, चेर है, चोल है और पांड्य है, इसका मतलब मानेंगे ना कि अशोक का राज्य यहाँ तक था, यानी दक्षिण भारत तक विस्तृत था अशोक का राज्य, तभी तो वो अपना बताता है पड़ोसी राज्य। अदरवाइज मगध तो यहाँ पर है बिहार में, तो मगध ये वाले अपने पड़ोसी राज्य इसको तो नहीं बताएगा। एक बात और, अशोक ने चेरों को चेर नहीं बताया है, बल्कि केरल पुत्र बताया है, केरल पुत्र लिखा है। तो केरल पुत्र, और हम लोग को पता है कि केरल के क्षेत्रों में, वर्तमान केरल के क्षेत्रों में कौन था, चेर था, शासन करता था, चेर वंश का शासन था। तो इसी वजह से हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा बहुत चेर के बारे में भी आगे। तो केरल पुत्र से जो पहचान की गई है वो क्या गया है, वो चेरों के रूप में क्या गया है कि चेर के बारे में इसका मतलब चर्चा कर रहा है। केरल पुत्र लिखा हुआ है अशोक के अभिलेख में चेरों के बारे में, ठीक है। उसके अलावा अपराध करने वाली 8वीं जातियों का उल्लेख है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा आप लोग। अपराध एक दो बार पूछा था कि अपराध करने वाली 8वीं जातियों के बारे में वर्णन किया गया है। ये जाति थी जो जनजाति था जो अपराध करता था, मतलब इसका मूल काम ही लूट मार मचाना था कि राहगीरों को लूट लेना, ठीक है, रास्ते में। उस वक्त तो अब सिक्योरिटी सिस्टम नहीं था, जंगल वगैरह ज्यादा था, जानते ही हैं आप लोग। तो अपराध करने वाली 8वीं जातियों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और 14वां शिलालेख में कहा गया था, जनता से अपील किया गया था कि आप लोग धार्मिक जीवन व्यतीत कीजिए, धर्म में जैसी बातें की गई है उस अनुरूप जीवन जीविए। जैसे धर्म में क्या कहा गया, खूब सारा भोग करो या त्याग करना सीखो, त्याग करना सीखो ना, तो त्याग वाला जीवन जियो। एक दूसरा चीज, लालच रखो या साधुतापूर्ण जीवन जियो।
जितनी जरूरत उतना ही रखो अपने पास, साधुतापूर्ण जीवन रखो। कैसा बनो, क्रूर बनो या दयालु बनो? दयालु बनो। धर्म में तो दयालु बनने की बात की जाती है, तो धार्मिक जीवन व्यतीत करो, मतलब त्याग का भाव रखो, साधुता रखो, दयालुपन रखो अपने भीतर। इन सब चीज को अपने मूल्यों में समावेश करो, जीवन ऐसा जियो। ठीक है, इस बात की चर्चा यानी जनता से नैतिक जीवन जीने की जो आकांक्षा है, क्या बोलेंगे, धर्म सम्मत जीवन जीने की आकांक्षा है, वो 14वें शिलालेख में किया गया है। ठीक है, इसके अलावे अब थोड़ा सा छाया सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए ताकि समझ पाए। पढ़ा तो देंगे स्लो, ठीक है, मैं स्लो पढ़ाता हूँ, ठीक है, कोई बात। वैसे भी अगले दिन से तो अब हमको वापस से आना है सफेद पेज पे ही ना। चलिए ठीक है, तो सप्तांग सिद्धांत। अब ये सप्तांग सिद्धांत क्या है ये देखिए आप लोग। सबसे पहले तो सप्तांग सिद्धांत क्या है। अब यही चीज होता है कि लिख लिख के समझा नहीं पाएंगे उस वक्त ज्यादा। सप्तांग बना है 7 अंग से, 7 अंग से। जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर क्या है, कई सारे अंगों से मिलके बना है। जैसे हाथ है, पैर है, आंख है, कान है, मस्तिष्क है, नाक है, जीभ है, मुंह है। तो पूरा शरीर ठीक से फंक्शन करे, उसके लिए जरूरी है ये सभी अंग ठीक से फंक्शन करता रहे। जैसे एक व्यक्ति बहुत स्वस्थ है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत मतलब माइंड वाला व्यक्ति है, बस उसका दोनों हाथ गायब है या हाथ में पोलियो मारा हुआ है, तो क्या बोलेंगे, व्यक्ति स्वस्थ है या बोलेंगे विकलांग है या दिव्यांग है? दिव्यांग बोलेंगे। सब कुछ सही है, बस पैर नहीं है उसके पास, पैर कटा हुआ है, तो क्या बोलेंगे, दिव्यांग ही बोलेंगे ना, बाकी सब कुछ ठीक है, ओके है। तो एक व्यक्ति संपूर्ण तब बनता है जब उसके सभी अंग अपनी संपूर्णता में वर्क करते हैं। तो चाणक्य ने राज्य को भी बोला एक शरीर की तरह होता है। राज्य मतलब एक देश जो होता है वो एक शरीर की तरह होता है और उसके कई अंग होते हैं, उन सभी अंगों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे जो राजा होता है वो सिर के समान है, यानी शरीर में जो सिर का महत्व है वही राजा का महत्व है राज्य के लिए, कि राजा का होना जरूरी है। दूसरा, अमात्य आंख की तरह होते हैं, जनपद जंघा की तरह होते हैं, दुर्ग बाह की तरह होते हैं, कोष मुख की तरह होता है, दंड बल और सेना मस्तिष्क की तरह होता है, मित्र कान की तरह होता है। सबसे ज्यादा जो पूछा गया सवाल है वो मित्र पर किया गया है, कि राज्य के अपने मित्र भी होने चाहिए। ये मित्र क्या होते हैं, कान होते हैं। कान कैसे होता है मित्र, तो समझ जाइए। आपकी बुराई कोई आपके मुंह पे नहीं करेगा, आपकी पीठ पीछे कोई आपकी बुराई करेगा, किसी और के सामने बुराई करेगा आपकी, पर आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी बुराई कर रहा है या वो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है? हो सकता है वो जिसके पास कर रहा हो वो आपका मित्र हो, वो आपको सुना, आपको आके कहेगा, यानी वो आपकी बदले सुना उसकी बातों को और आपको कहा, यानी आपके कान की तरह यूज कर मतलब वो इस्तेमाल हो रहा है, कि आप वहाँ अवेलेबल नहीं है लेकिन आप मित्र के रूप में आपका कान अवेलेबल है वहां पे, वो जो कह रहा है वो सुन के आपको पता चल रहा है। तो मित्र का होना किसी राज्य के लिए अच्छा है। वो कान के जैसा होता है कि पड़ोसी राज्यों में कौन सा षड्यंत्र रचे जा रहे हैं उस राज्य के खिलाफ, वो उसको उसी मित्र से पता चलेगा। तो मित्र के बारे में सबसे ज्यादा बार सवाल पूछा गया है कि मित्र क्या है की तुलना किस अंग से की गई है, कान से की गई है एक। दूसरा सवाल क्या गया है, मित्र को कौन सा अंग बोला गया है, तो 7वां अंग बोला गया है। मित्र क्या है, 7वां अंग है। देखिए ना, 1 1 2 3 4 5 6 और ये मित्र 7, तो 7वां अंग कहा गया है मित्र को। ठीक है, तो याद रखिएगा सप्तांग सिद्धांत किसने दिया है, चाणक्य ने दिया है। चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में दिया है। ठीक है, चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में ये बताया है। उसके अलावा कुछ तीर्थ और अध्यक्ष के बारे में बताया। तीर्थ और अध्यक्ष क्या है पता है, बड़े उच्च अधिकारी होते हैं। तीर्थ को समझ लीजिए विभागाध्यक्ष, किसी मंत्री जैसा कुछ, और अध्यक्ष उसके नीचे का। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उच्चाधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। अर्थशास्त्र में कुल 18 तीर्थ है, बस इतना ही याद रखना है। और किस विभाग का कौन था और जाने दीजिए, 26 अध्यक्ष है। इन दोनों के अलावा मत लिखिएगा, नोट्स जब बनाइएगा आप लोग तो बस इतना लिखिएगा कि अर्थशास्त्र में जो तीर्थ और अध्यक्ष की चर्चा की गई है उसमें से 18 तीर्थ है और 26 अध्यक्ष है। अध्यक्ष किसी एक इसी तीर्थ के लिए अधिकतर स्थानों पर महामात्र की चर्चा की गई। महामात्र शब्द मिलता है कई जगह पे, महामात्र शब्द लिखा गया, ये दरअसल कुछ और नहीं बल्कि तीर्थ ही है ना। अधिकारी या उच्चाधिकारी ऐसा कुछ, या बड़ा बाबू, ये सब जो शब्द चलता है अलग अलग एक ही पद के लिए, वैसे ही ये है, तीर्थ है और महामात्र है। इसीलिए जो स्त्री महामात्राओं की चर्चा की गई है किसमें, 12वें शिलालेख में, तो वो वही है, स्त्री महामात्र, यानी स्त्री तीर्थों की चर्चा की है। स्त्रियों को भी उच्च पद दिए जाते थे, बस इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं है। अभी मौर्य को खत्म करेंगे ताकि हम लोग, अब देखिए ये इंग्लिश में आया यहाँ से, फर्स्ट इंस्क्रिप्शन जिसमें
एनिमल सेक्रीफाइस का को कंडम किया गया है, निंदा की गई है और कहा गया है ऑल ह्यूमन बीइंग आर लाइक माय चिल्ड्रन। ये अशोक ने कहा है कि सभी जो ह्यूमन बीइंग्स है वो मेरे बच्चे की तरह, चिल्ड्रंस की तरह, लाइक अ चिल्ड्रन। 13th इंस्क्रिप्शन में सबसे पहले तो क्या किया गया है, थर्ड इंस्क्रिप्शन, सॉरी तो 13 अगला फर्स्ट इंस्क्रिप्शन हो गया। थर्ड इंस्क्रिप्शन में जो है स्टेट ऑफिशियल्स को बोला गया है क्या, धम्म के बारे में हर 5 साल पे जाकर के मतलब यात्रा करो, मूव करो पूरे स्टेट में और देखो कि धम्म के अनुसार लोग जीवन जी रहे हैं कि नहीं। 6th इंस्क्रिप्शन में सेल्फ कंट्रोल की चर्चा की गई है। 7th रॉक एडिक्ट में या इंस्क्रिप्शन में क्या किया गया है, टॉलरेंस की बात की गई है सभी सेक्ट के प्रति, ऑल रिलीजन्स के प्रति। 18th इंस्क्रिप्शन में एम्पेयर्स के पिलग्रिमेज के बारे में, तीर्थ यात्रा का वर्णन है। 11th में ठीक उसी तरह से और 12th में फिर वही वुमेन्स महामात्र की चर्चा वगैरह की गई है। 13 में कलिंगा वार के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, और भी है, जैसे दूसरा है क्या कहते हैं नेबरिंग स्टेट की चर्चा की गई है किसमें, 13 इंस्क्रिप्शन में। और 14th में क्या किया गया है, सभी पब्लिक को बोला गया है कि रिलीजियस लाइफ व्यतीत करो, रिलीजियस लाइफ जियो। ठीक है, उसके बाद फिर सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत तो हेप्टागन थ्योरी नहीं, सप्तांग थ्योरी ही लिखिएगा। ठीक है, सप्तांग ही, राजा को हेड, महामाती को आई, जनपद को थाई, दुर्ग को आर्म्स, कोष को माउथ, ठीक है, फोर्स या सेना को ब्रेन और मित्र को ईयर बोला गया है। उसके बाद जो क्या बोलते हैं अर्थशास्त्र में 2 तरह के अधिकारी की चर्चा की गई है, एक तीर्थ की चर्चा की गई है, एक तीर्थ को ही आगे महामात्र कहा गया है। और कितने तीर्थ थे टोटल, टोटल 18 तीर्थ थे। तीर्थ को पिलग्रिमेज मत लिखिएगा, तीर्थ ही लिखिएगा। ये गूगल ट्रांसलेटर का कमाल है। एक बात और इंग्लिश वालों, इंग्लिश का जो है वो गूगल ट्रांसलेट किया गया क्योंकि मैंने हिंदी में टिक लगा करके कई जगह तो पूरा का पूरा पेज में लिख करके देता हूँ टाइप करने के लिए। टाइप करने के बाद मुझे मिलता है, फिर मैं उसको प्रूफ रीडिंग करता हूँ हिंदी को ही। पहले तो टाइप करते हैं, फिर प्रूफ रीडिंग करते हैं हम, प्रूफ रीडिंग करके दोबारा से ठीक होता है, उसके बाद फिर वो लोग इंग्लिश गूगल ट्रांसलेशन से कर देता है। फिर हमको कहता है सर आप लोग आप चेक कर लीजिएगा एक बार। लेकिन पर डे 8.5 घंटे की क्लास लेने के बाद नोट्स बनाने और फिर उस नोट्स को प्रूफ रीडिंग करने के बाद बार बार हमसे चेक करने का मेरे पास समय नहीं बचता है। ठीक है, आज भी 7 बजे सुबह से क्लास ले रहे हैं, 6 बजे सुबह निकलना होता है रूम से, तब ऑफिस आ पाते हैं ना, और अंतिम क्लास होती है 5:30 बजे तक। उसके बाद 3 से 4 घंटा लगता है मुझे दूसरे दिन का प्रिपेयर करने में, और पहुंचता हूं मैं घर लगभग 9:30 से 10 बजे के बीच। हाँ, 9 से 9:30 तक पहुंच जाता हूँ ऑलमोस्ट। उसके बाद पता है क्या होता है, स्नान करते हैं। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह जब 6 बजे निकलते हैं घर से तो उसके पहले फ्रेश होके नहाने का मन नहीं करता क्योंकि ठंडी बहुत लगती है, तो रोज रात में नहाते हैं। इसलिए सर्दी जो धर लिया परमानेंट, समझ रहे हैं? तो इतना ज्यादा होता है तो इसी वजह से कुछ गलती माफ कर दिया कीजिएगा, जैसे तीर्थ को पिलग्रिमेज लिख दिया गया है। इतना होने के बाद, क्योंकि क्या पढ़ाना है ये कोई और तो बना के देगा नहीं, नोट्स मुझे ही बनाना पड़ता है, क्योंकि नोट्स देना भी होता है। सिर्फ पढ़ाने को अगर दे देता तो इसका जरूरत ही नहीं है, लेकिन क्या है कि आप लोग को नोट्स भी देना है मुझे। जब नोट्स देना है तो बनाने ही होंगे। हाँ भाई, पीपीटी का पीडीएफ दे देंगे डेली, टेंशन ना लीजिए। वो तो हम ग्रुप पे वैसे भी सेंड कर देते हैं, रोज जो पढ़ाते हैं, कल भी तो ग्रुप पे सेंड कर दिए थे। ठीक है, परसेंटेज ट्रू वाले का ज्यादा था ना, वो बात सही है, परसेंटेज ट्रू वाले का ज्यादा था, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, क्या ही कर सकते हैं। धीरे धीरे पढ़िए, सब पढ़िए धीरे धीरे। अभी तो ठीक है, जब मैं कल से लिख रहा हूँ ना तो फिर टूटेगा, फिर कहिएगा मत कि मजा नहीं आ रहा है और उधर से मैसेज नहीं आया कि आप बेकार पढ़ाते हैं। मैं देखा है, मैंने एक बैच में था, बोला था लिख लिख के पढ़ाने, पहले पूछ लिए थे कि लिख लिख के पढ़ाएंगे या पीपीटी से, तो फिर क्या बोला, उधर से मैसेज आया कि सर पीपीटी तो किताब में भी है, सब जगह है, फिर आपसे क्यों पढ़ेंगे, आप लिख लिख के पढ़ाइए। बोले बहुत सही, फिर हम लिख लिख के पढ़ाने लगे। तो बच्चे क्या बोले कि सर मजा नहीं आ रहा है, इतना आप रुक रुक के पढ़ाते हैं, समझ में नहीं आता है, बेकार लगता है वगैरह वगैरह। बोले ठीक है, 1 हफ्ता मेरे हिसाब से पढ़ लो। फिर उसके बाद आगे से फिर 1 हफ्ता क्या 2-3 दिन के बाद ही फिर बोला सबको कि सर ऐसे ही पढ़ाइए। हालांकि उस वक्त हम पॉलिटी पढ़ा रहे थे, उसमें हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे थे, पॉलिटी पढ़ा रहे थे उस बैच में। तो बात तो वही है, चाहे कोई भी विषय पढ़िए। ठीक है, उसके बाद देखिए मौर्य प्रशासन में कुछ अध्यक्ष थे, कभी कभी पूछ देता है, अगर याद करने का मन करे तो कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अध्यक्ष मतलब मंत्री, जैसे कृषि मंत्री कृषि विभाग का हेड होता है, वित्त मंत्री वित्त विभाग का हेड होता है। ठीक है, तो वैसे ही इसमें भी एक पढ़िया अध्यक्ष होता था,
पन्नी अध्यक्ष, पन्नी ये वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। पन्नी मतलब व्यापार वाणिज्य ही होता है और अध्यक्ष मतलब हेड, तो पन्न्याध्यक्ष का मतलब वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष। पोतवाध्यक्ष, माप तौल का हेड को क्या कहते थे? पोतवाध्यक्ष कहते थे, जो माप तौल का डिपार्टमेंट का हेड रहता था। फिर शूनाध्यक्ष, ये बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था, वहां जहां हिरणों को, बकरियों को काटा जाता था। सुराध्यक्ष, सुरा का मतलब आज भी क्या होता है? शराब ही होता है ना। एक मध्यकाल में कवि हुए हैं, उन्होंने कविता लिखी थी कि गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनीजन है, चिराग है, और कह कहे पद्माकर जो सेज है, सुरा है, सुराही है और प्याला है। तो सुरा का मतलब शराब होता है, सुरा है मतलब दारू है, और प्याली भी है जिसमें डाल के पीते हैं। तो सुरा अध्यक्ष का मतलब शराब, और मदिरा का अध्यक्ष मतलब देख रहे हैं शराब के लिए अलग से था उस वक्त अध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष, कताई बुनाई के विभाग के हेड को सूत्राध्यक्ष कहते थे। क्या याद रखना है इतना? बिल्कुल नहीं। एक आध को याद करने का मन करे कर लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। इतना डीप में कभी कभी वंस इन अ लाइफ टाइम एक आध क्वेश्चन आता है, उसके लिए क्यों इतना लंबा चौड़ा पढ़िएगा। बस हम दे दिया आप लोगों को ताकि आप लोगों को कंप्लीशन जैसा फील हो कि हाँ भाग भाग के नहीं पढ़ाए हैं, ये सब तो पढ़ाए ही नहीं। अब एक चीज देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने, जैसे भारत है पूरा, भारत जैसे भारत है पूरा, ठीक है, तो भारत को कुल मिलाकर के गवर्न करने के लिए कितने भागों में बांट दिया गया है? तो बांटा गया है कितने भागों में? 28 भागों में। पहले 29 था, लेकिन कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म होने के बाद उसको यूटी बना दिया गया। ये जैसे इंडिया है, तो पूरे इंडिया में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह से मौर्य साम्राज्य भी 4 प्रांतों में विभक्त था। कितने प्रांत थे? एक राज्य मतलब एक प्रांत समझ लीजिए। तो पूरा मौर्य साम्राज्य भी अपने समय कितने प्रांतों में विभक्त था? 4 प्रांतों में विभक्त था। उसके बाद अशोक ने क्या किया? चारों प्रांत का क्या क्या नाम था? उत्तरापथ नाम था एक, जिसकी राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला थी। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणी पथ की राजधानी स्वर्णगिरी थी, स्वर्णगिरी कर्नाटक में है। दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी थी। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, और प्राची का राजधानी या मध्य देश की राजधानी पाटलिपुत्रा था। यही हेड था, मतलब मुख्य जगह था किसका? मौर्य साम्राज्य का। पाटलिपुत्रा से ही तो शासन होता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कितना था प्रांत? 4 प्रांत था। कौन कौन से प्रांत थे? उत्तरापथ, दक्षिणापथ 2, तीसरा प्राची या मध्य देश, और चौथा अवंती। इन सब की राजधानी, अवंती की राजधानी उज्जैनी, प्राची की राजधानी तो पाटलिपुत्र ही होगा, दक्षिणापथ का स्वर्णागिरी, उत्तरापथ का तक्षशिला। अब ये क्यों बताए? क्योंकि इनका एक पोता हुआ आगे चल के, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता हुआ। कौन था चंद्रगुप्त मौर्य का पोता? ग्रैंडसन अशोक था। अशोक ने क्या किया? एक राज्य को जीता था। आप लोग को पता है कौन सा राज्य जीता था? कलिंग को जीता था। और कलिंग को उसने क्या किया? अशोक ने 5वां प्रांत घोषित किया, मौर्य का 5वां प्रांत घोषित किया। मौर्य साम्राज्य का 5वां प्रांत कौन होगा? कलिंग होगा। और इसकी राजधानी, चूंकि सबकी राजधानी है, इसकी राजधानी क्या थी? जो पहले राजधानी थी वही राजधानी बने रहने दिया। इसका राजधानी क्या था? तोसली। तो मौर्य काल की का 5वां प्रांत अशोक के समय बन गया था तोसली, ठीक है। ये बस बनाया इसीलिए ताकि आप लोगों को प्रांत और वो समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही। चलिए, मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता था। क्या कहा जाता? जैसे हमारे यहाँ भी प्रांतों को क्या कहा जाता है? राज्य कहा जाता है। मुगल काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? पूछता है सवाल। मुगल काल में प्रांत के लिए क्या शब्द होता है यूज? सूबा, ठीक है। इसलिए सूबे का हेड को क्या बोलते थे? सूबेदार। सूबेदार, जैसे बंगाल का सूबेदार कौन था? अंतिम सूबेदार मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां, कुली क्यों से होगा ना, मुर्शिद कुली खां। उसके बाद तो बंगाल ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, और बंगाल का सूबेदार क्या बन गया? नवाब बन गया। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, पढ़े है ना। तो उसी तरह से मौर्य काल में जो प्रांत था उसको क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। मौर्य काल में प्रांत को चक्र कहा जाता था। अंग्रेजों के काल में प्रांत को प्रोविंस कहा जाता था। प्रांत को क्या कहा जाता था? प्रोविंस कहा जाता था अंग्रेजों के समय में। प्रोविंस, जैसे बॉम्बे प्रोविंस, ठीक है, पंजाब प्रोविंस, तो प्रोविंस। तो अलग अलग समय में अलग अलग शब्द यूज हुए हैं इन सब के लिए, ठीक है। अशोक के समय में प्रांतों की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गई। और अभी भी क्या बोलते हैं, अलग अलग प्रांत में अलग अलग देशों में अलग अलग चीज कहा जाता है प्रांत। जैसे कभी ओमान जाएंगे ना, तो ओमान में राज्यों को क्या कहा जाता है पता है? वो लोग अपने ओमान, वो गवर्नरेट बोलता है। गवर्न, ये नहीं हो, गवर्नरेट, हाँ गवर्नरेट बोलता है वो लोग। एक्चुअली मेरे कुछ जानने वाले रहते हैं तो वो लोग बताए थे मुझे, गवर्नरेट कहा जाता है। चलिए ठीक है।
अशोक के समय में अभी हम बताए आप लोगों को क्या कि पांचवा प्रांत, 4 से ही तो पढ़ ही चुके हैं अभी जस्ट। पांचवा प्रांत क्या था? कलिंग था, जिसकी राजधानी क्या थी? तोसली थी। ये तो अभी हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है ना। उसके बाद रिया जायसवाल, गुड मॉर्निंग सर, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आएंगे? ये तो आप लोग बताइएगा ना, हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन रहता है। लेकिन याद रखिएगा एक बात और कि जीएस का जो पोर्शन होता है उसमें प्राइमरली 4 सब्जेक्ट से रहते हैं सवाल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और एक इकोनॉमी और इकोलॉजी को मिक्स कर लीजिए। कुछ कुछ सवाल अब इकोलॉजी से बढ़ने लगे हैं, पर जीएस के सभी सवालों में से सबसे ज्यादा सवाल हिस्ट्री से ही होते हैं और दूसरे नंबर पे ज्योग्राफी से। तो इसका वेटेज ठीक ठाक रहता है, ठीक है। चलिए उसके बाद चलिए अब जल्दी जल्दी करते हैं। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, ग्राम के हेड को ग्रामीणी कहते थे। ये सब उतना ज्यादा नहीं। चाणक्य ने चतुरंग बल का वर्णन किया। चतुरंग बल, चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में चतुरंग बल मतलब 4 प्रकार की सेनाएं, जैसे अभी भी 3 प्रकार की सेनाएं हैं ना हमारे पास, क्या है? आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है। अब चौथा विंग अलग अलग स्पेस फोर्स का बनने लगा है बाकी सारे देशों में भी। तो वैसे ही चाणक्य ने चतुरंग बल सेना का वर्णन किया। चतुरंग बल मतलब 4 प्रकार की सेना, एक जो पैदल चलेगी, दूसरा जो घुड़सवार होगी, तीसरा जो हाथी से चलेगा, तीसरा जो युद्ध से चलेगा। बस इतना ही, ये सब जाने दीजिए। एक चीज याद कीजिएगा, कभी कभी पूछा एक बार, जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। कह रहे सेना थोड़ी थी, तो डाकुओं का गिरोह था, जस्टिन ने कहा है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को क्या कहा है? डाकुओं का गिरोह कहा है, ठीक है, डाकुओं का गिरोह। चलिए अब खत्म हो गया ये, थोड़ा सा और बचा है। आप सोच के देखिएगा, अगर ये लिख लिख के पढ़ाते ना तो अभी तक मैं कब का 1-1.5 घंटा हो गया रहता, कहीं और ही होते अभी हम लोग। इससे आसान हो जाता है और ना कुछ छूटता नहीं है, क्योंकि देखिए कितना भी कुछ चीजें याद हो, लेकिन ना जब पीपीटी सामने रहता है तो लगता है अच्छा हाँ ये बच गया, ये बच गया। और बिना पीपीटी के पढ़ाने से ना दिमाग से उतर जाता है कि क्या छूट गया था। चलिए न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था आज 2 तरह की है वर्तमान में, वर्तमान से जोड़ के पढ़ा रहे हैं ताकि चीजें समझ में आ जाए। 2 तरह का न्यायालय है, आप लोग सुने होंगे, सिविल जज और क्रिमिनल जज। CIVIL, सिविल जज और क्रिमिनल जज। इसके लिए होता है दीवानी और एक होता है इसके लिए फौजदारी। फौजदारी, दीवानी मामले वो होते हैं जिसमें मारपीट इन्वॉल्व नहीं है, बाकी सब कुछ इन्वॉल्व है, पैसा वैसा लेन देन ये सब इन्वॉल्व है, हमसे पैसा लिया था, कर्जा हमको चुकाया नहीं, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ इन्वॉल्व होता है दीवानी मामले में। और फौजदारी मामले में मारपीट भी इन्वॉल्व होता है कि मार दिया, सर फोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, मर्डर कर दिया, ये सब फौजदारी, मतलब जहाँ पे हाथापाई हुआ है वो फौजदारी मामले है। इसके लिए कौन सा होता है? सिविल जज होता है दीवानी मामले के लिए, और क्रिमिनल फौजदारी मामले के लिए कौन सा होता है? सेशन जज होता है। ठीक वैसी ही व्यवस्था मौर्य काल में थी, और मौर्य काल में 2 तरह के न्यायालय थे, ठीक है। दीवानी मामलों के लिए अलग था, दीवानी मामलों के लिए जो न्यायालय था उसको धर्मस्थीय कहते थे, ठीक है। दीवानी मामलों पर जो था वो क्या था? धर्मस्थीय था। और जो फौजदारी मामले को देखता था उसमें उसको क्या बोलते थे? कंटक शोधन बोलते थे। और हाँ, न्याय का सर्वोच्च तो वैसे भी राजतंत्र में सर्वोच्च सम्राट ही होता है ना, कि जो मेरा वचन ही है मेरा शासन। ये लोग कुछ भी कह दे, लेकिन राजा अगर बोल दिया तो खत्म बात है। बाकी तो अधिकतर जो है ग्राम स्तर पे ही निपटा लिए जाते थे मामले, लेकिन राज्य में 2 तरह का था, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। धर्मस्थीय क्या था? दीवानी था। धर्मस्थीय न्यायालय इस मतलब दीवानी था। और कंटक शोधन क्या था? फौजदारी था, जिसमें मारपीट हत्या वगैरह का मामला सॉल्व होता था। यानी बिल्कुल आज की जो न्यायिक व्यवस्था है भारत में वो बिल्कुल ही मौर्य काल जैसी है, ठीक है। क्योंकि आज के जैसी मौर्य काल तो नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि मौर्य काल तो पहले आया है। अगला हेड ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब तो हो ही गया है, ठीक है। हाँ इंग्लिश में है, इससे आप लोग हिंदी में हम समझा ही दिए हैं। इंग्लिश में चाणक्य डिस्क्राइब द चतुरंगी सेना, फुट सोल्जर, हॉर्समैन, एलिफेंट्स एंड वार चैरियट्स वगैरह वगैरह हो ही गया ये तो, ठीक है। और कुछ बचा है क्या? हिंदी में कुछ बचा है? नहीं बचा है कुछ। स्त्रियों की स्थिति क्या थी? स्त्रियों की स्थिति ठीक ठाक थी। स्त्रियों को पुरुष से अलग होने का इजाजत था, मतलब विवाह विच्छेद का था, जैसे तलाक होता है सब चलता है। उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया गया वो मोक्ष शब्द प्रयोग किया गया, कि मोक्ष मिल गया, ठीक है। मोक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। कौटिल्य ने मोक्ष शब्द तलाक के लिए प्रयोग किया है। एक बार पूछा था आज तक में, मैंने तो कम से कम एक बार देखा है, वो भी यूपी के एग्जाम में। आप लोग को अगर मत इतना मत डीप में घुसिएगा। हाँ लेकिन क्या होता है पता है, एक बार जब
क्लास में कर लेते हैं ना, और जब दोबारा देखते हुए आप नोट्स बनाइएगा तो इसका नोट्स नहीं बनाइएगा आप लोग इतना डीप में। लेकिन चूंकि आप 2 बार सुने हैं, तो कभी अगर भूले भटके आप टकरा गए ऐसे सवालों से, या आप लोग कल को एसआई के सेलेक्ट होने के बाद आपको अगर महत्वाकांक्षा बढ़ेगी और जब आपको डीएसपी ऑर्डर देगा तो लगेगा यार एसआई तो बने ही है मेहनत करके, थोड़ा मेहनत करके बीपीएससी कर लेते हैं, डीएसपी बन जाएंगे। तब आप लोग को ये सब काम आएगा, ठीक है। और या सुने रहेंगे तो कम से कम लिंक विंक जोड़ करके, हाँ सुना सुना सा था मोक्ष में कहाँ सुने थे, और ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है। सृष्टि आप सही नहीं बताते हैं, सृष्टि ने कमेंट किया आप सही नहीं पढ़ाते हैं, नहीं बताते हैं। क्या गलत बताया इसमें से, ये बताइए, इसमें से गलती क्या था बताइए। क्या कौटिल्य ने मोक्ष शब्द का तलाक के लिए प्रयोग नहीं किया है, बताएं, आपके कमेंट का इंतजार है। मौर्यकालीन समाज में विधवा विवाह प्रचलित था, ठीक है, और जो स्वतंत्र रूप से विधवाएं जीवन व्यतीत करती थी उसको छंदवासिनी कहा गया था, यानी जो विधवाएं विधवा विवाह ना करके अपना जीवन अकेले जीती थी उसको छंदवासिनी कहा जाता था, ठीक है। वैश्यावृत्ति को राजकीय संरक्षण प्राप्त था, इनफैक्ट वैश्यावृत्ति से जो पैसा उगाही होता था उससे टैक्स भी लेती थी राज्य, ठीक है। तो सबसे पहले तो वैश्यावृत्ति प्रथा प्रचलित थी मौर्य काल में, और जो पैसा की उगाही होती थी, जो व्यापार होता था, उससे जो पैसा आता था उसका टैक्स के रूप में भी सरकार लेती थी, राज्य सरकार लेती थी। और वैश्याओं को रूपा जीवा कहा जाता था, रूपा जीवा शब्द का प्रयोग किया गया है वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों के लिए। या और इनके कार्यों के निरीक्षण को जो जिम्मेदारी जिस व्यक्ति की थी उसको गणिका अध्यक्ष कहते थे, क्या कहते थे, गणिका अध्यक्ष। और संभ्रांत घरों की महिलाओं को अनिष्कासिनी शब्द कहा गया है, कभी कभी पूछ देता है भाई मेरे, तो जो संभ्रांत घर की महिलाएं थी जो उसे अनिष्कासिनी कहा गया है, ठीक है। बाकी 2 टाइप के टैक्स थे, भूमि कर 2 तरह के थे, क्या क्या था, सेतु कर और वन कर, ठीक है। क्या क्या था, सेतु कर और वन कर। और मुख्यतः उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। इतना डीप में बहुत ज्यादा हो गया आप लोग के लिए, ठीक है। सेम चीज इंग्लिश में अब खत्म हो गया। अब बाकी इस तरह के कुछ शब्दावलियां हैं, अगर इसमें से आप लोग कुछ शब्दावली तो 2-3 शब्दावली कर लीजिए, ज्यादा नहीं करिएगा। जैसे एक सीता कर लीजिएगा, सबसे पहले तो राजकीय भूमि से होने वाली आय को सीता कहा जाता था, ठीक है। इसमें से ज्यादा नहीं करना है, बस प्रवेश को आयात कर कहते थे, भाग उपज का हिस्सा होता था, भाग की इतना भाग राजा को पहुंचा दो, कि 100 किलो अनाज उपजा है तो मान लो 1/6 भाग या 20%, जो 20% यानी 20 केजी एक भाग निकाल के राजा को दे दो। तो भाग मतलब उपज का हिस्सा। प्रवेश आयात शुल्क और निष्क्राम्य इसको निर्यात शुल्क कहते थे, उसके बाद सब छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं, बस एक लाइन और याद रखिएगा नीचे का, मौर्य काल का प्रधान उद्योग क्या था, सूत काटना और बुनना, सूती वस्त्र उद्योग मौर्य काल के में प्रमुख उद्योग था, बस इतना याद रखिएगा। बलि भी पूछा हुआ है एक बार, बलि एक प्रकार का राजस्व था, बाकी छोड़ दीजिएगा, उतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। देखिए किस्मत खराब रहा तो पूछने का पूछ देगा, जिसके बारे में कहेंगे कि ये तो एकदम नहीं पूछेगा वही पूछ देगा, हमको पता तो है नहीं कि एग्जामिनर्स का किस चीज पर किस फैक्ट पर ध्यान जाएगा, ठीक है। तो बाकी और कुछ मौर्य काल में पढ़ने को है नहीं, ये लास्ट था इसलिए खत्म हो गया। और अब मौर्य काल को हम लोग इंडी मानते हैं, क्योंकि जो भी सवाल आता है 90% मौर्य काल से वो शुरुआत के क्लास में ही उसका हिस्सा खत्म हो चुका है। ये तो बस फ्रिंज है कुछ कि जो कुछ छूट रहा हुआ फील ना हो, क्योंकि प्राचीन भारत में सबसे इंपॉर्टेंट जो है मध्यकाल ही है, ठीक है। एमसीक्यू करा दो सर, एमसीक्यू करा दे जी, वाईटी की जैसा। पीपीटी से ही पढ़ाइए पर लिखने का टाइम भी दीजिए, अभी लिखिएगा तो समय नहीं मिलेगा ना, अभी पढ़ पाइएगा ठीक से, ठीक है, समझिए बात को। देखने दीजिए मेरे पास है कि नहीं एमसीक्यू इसका अभी के लिए, क्योंकि एक सेकेंड, अगर रहा तो मैं करवा दूंगा, मुझे करवाने में क्या दिक्कत है, क्योंकि लैपटॉप मेरे पास अभी है नहीं, वो तो गुरुकुल में वहां पड़ा हुआ है। कल तो मैंने इसका एमसीक्यू दिया था मौर्य काल का, वैसे जहां तक मुझे याद है। सभी सर लिखने का टाइम देते हैं,
लिखने का टाइम चाहिए, ठीक है, तो लिख ही लो तब फिर। आज जहां से थे वहां से लिख लीजिए आप लोग। कल, चलिए यहाँ से लिख लीजिए, कल वैसे यहाँ तक हुआ था, पर यहाँ से लिख लीजिए आप लोग फिर। चलिए लिखने का मैं समय देता हूँ। जब सर सभी सर देते हैं, आप लोग कह रहे हैं, तो लिखिए तब फिर। मेरा हिसाब से मेरा तरीका जो है पढ़ाने का वो ये है कि आज सुनिए, 4-5 घंटे बाद या कल लिखिएगा, पर कोई नहीं, ले लीजिए लिखने का। देखिए अब कुछ लोग कह रहे हैं ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं सर नहीं लिखेंगे, पीडीएफ से लिखेंगे। यस सर कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग नो सर बोल रहे हैं। ममता एमसीक्यू हम ग्रुप में डाल दिए थे कल, मौरिकाल का एमसीक्यू, मौरी का एमसीक्यू हम ग्रुप में डाल दिए थे। क्या जी आप लोग में से कितने लोगों ने देखा था ग्रुप में एमसीक्यू? हम डाल दिए थे ना? ये है क्या बोलते हैं, कमेंट पब्लिक है। लिख लीजिए आप लोग, लिखने का समय चाहिए तो लिख लीजिए। हाँ भाई, टेलीग्राम वाला ही मैंने दे दिया था ना ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में मैंने दे दिया था ना, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लिए। किस ग्रुप में? अरे किस ग्रुप में? ग्रुप का नाम कुछ लोग तो लिखिए यहाँ, ग्रुप का नाम लिख दीजिए भाई, जो लोग नहीं देखे हैं वहां से ले लेंगे। मैं वहां भी एक्स्ट्रा नोट्स डाल देता हूँ ताकि बच्चे को ना नोट्स की कमी ना हो, कम से कम। मुझे न मालूम। खुशी ने लिखा है, राजा सर जी एस, ठीक है। मैं डाल देता हूँ ग्रुप पे। चलिए, अर्थशास्त्र में वर्णित प्रमुख तीर्थ, टेलीग्राम ग्रुप है। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ, ये तो हो ही गया है। चलिए अगला, इंग्लिश आप लोग इससे लिख लीजिएगा जी, क्या बोलते हैं, जो पीपीटी मिलेगा उस पीपीटी से लिख लीजिएगा। दिक्कत क्या है? क्या है नो 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 नो, इसका क्या मतलब हो गया? हाँ बिल्कुल, क्लास का जो वीडियो मिलेगा ना आप लोग को, जो वीडियो सेक्शन रहता है, उस वीडियो सेक्शन के बगल में रहता है ये पीपीटी। आज मिल जाएगा आप लोग को, अभी मिल जाएगा ये पीपीटी। कहाँ मिल जाएगा? पीपीटी नहीं, पीडीएफ, या क्लास में, ठीक है, क्लास के वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। अरे उसी में देते हैं रिजवाना, उसी में देते हैं पीपीटी अपनी पीडीएफ। ये कुछ एक्स्ट्रा फरमाइश जब होता है ना आप लोग का कि सर इसका एमसीक्यू भी दीजिए, तो वो एमसीक्यू वगैरह मैं डाल देता हूँ वहाँ पे, ठीक है। जैसे होगा तो आज भी एमसीक्यू कुछ डाल देंगे, कुछ एमसीक्यूज वगैरह डाल देते हैं, बाकी पूरा नोट्स आप लोग को मिलता है यहाँ। चलिए लिखिए, अब लिखिए भाई, बात मत करिए। चलिए मैं कमेंट सेक्शन हटा देता हूँ। जैसे ही हम पब्लिक करते हैं तो बरसात हो जाता है कमेंट का। मतलब मेरे लिए नहीं होता है कमेंट, इसका मतलब किसी और को सुनाना होता है कि देखा वो कमेंट करता है, कितना बढ़िया करता है। चलिए ये लिखिए, चलिए आज भर अब यही होगा। तब फिर आप लोग लिखिए। अब उसके बाद कल से हम लोग गुप्ता काल पढ़ेंगे, कल से मौर्योत्तर और गुप्त पढ़ेंगे। और हाँ, कल से तो लिख लिख के पढ़ेंगे, ठीक है, कल से लिख लिख के पढ़ेंगे। अगला, ये सारा पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा अभी 1 घंटे के अंदर। क्लास का जहाँ पे सेक्शन है ना, वीडियो सेक्शन है, उसके पास में जो जहाँ से आप लोग डाउनलोड करते हैं वहां मिल जाएगा ये सारा अभी। अब कैसे समझाऊं सर? सृष्टि, आप एक बार और कमेंट कर दीजिए जी। आपका उस वक्त कमेंट हम पढ़े नहीं थे, बस हम यही पढ़े थे कि आप अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। बाकी सृष्टि नहीं नहीं, आप गलत पढ़ाए। क्या गलत पढ़ाए सृष्टि, आप जरा बता दीजिए एक बार सृष्टि फिर से। राहुल, एमसीक्यू कराएंगे तो फिर क्लास नहीं हो पाएगी। चलिए ठीक है, ये आप लोग, मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग कमेंट मत कीजिए, सृष्टि को कमेंट करने दीजिए, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं ना बहुत तेजी से उड़ जाता है और स्क्रीन है छोटा सा। चलिए ये भी हो गया आप लोग का, मैं बदलूं? अरे कर लिए। अरे कमलेश, ऐसा नहीं लिखते भाई, आप किसी पे पर्सनल कमेंट थोड़ी कर सकते हैं। एमसीक्यू आप लोग को वाईटी पे भी तो हम कराते हैं, वाईटी पे भी तो एमसीक्यू कराते हैं, वाईटी पे भी तो एमसीक्यू कराते हैं, एमसीक्यू वाईटी पे तो कराते ही हैं।
इतनी जल्दी कैसे लिख सकते हैं? दे तो रहे हैं टाइम, बोलिए ना कभी नहीं लिखे हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम भगा देंगे। आप लोगों को कमेंट करने से सृष्टि आप कमेंट नहीं किए, बताइए। फिर आप लिख दीजिएगा कि अब हम कैसे समझाएं। वाईटी का टाइम है, इतिहास पढ़ते हैं वाईटी पे, हिस्ट्री प्लस इकोनॉमी दोनों अगर पढ़ना है ना, तो आप लोग वाईटी पे 3 बजे से 4 बजे के बीच जुड़िए, एम पीएम पर। यहाँ पहले आधा घंटा 30 मिनट तक इकोनॉमिक्स का क्लास होता है प्रॉपर, एमसीक्यू नहीं होता है, क्लास होता है पर डे इकोनॉमी का, और फिर बाकी का आधा घंटा क्या होता है, एमसीक्यू होता है। ठीक है, बहुत लेंदी करके पढ़ा रहे हैं, अच्छा तो थोड़ा कम पढ़ाएं। हाँ ठीक है, कल से थोड़ा कम पढ़ाएंगे, चिंता मत कीजिए, वैसे भी लिख लिख के कम ही पढ़ाते हैं। चलिए अगला, इसको लिखिए, न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था में 2 चीज लिखिएगा बस, 2, धर्मस्थलीय और कंटक शोधन। ऐसे बनाइएगा, धर्मस्थलीय इसको लिखिएगा दीवानी, और कंटक शोधन को लिखिएगा फौजदारी। ठीक है, फौजदारी, बस इतना ही, बस ऐसे ही लिखिए, और कुछ मत लिखिए इसमें, और कुछ भी मत लिखिएगा। धर्मस्थलीय, दीवानी और कंटक शोधन फौजदारी, और कुछ मत लिखिएगा। ठीक है, और कुछ भी मत लिखिएगा। इससे समझिएगा धर्मस्थलीय दीवानी है, कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय है। न्याय व्यवस्था लिख के बस यही 4 शब्द, ऐसे नोट्स बनता है। हम लोग ऐसे नोट्स बनाते थे, क्योंकि अगर लंबा लंबा नोट्स बनाने लगे तो हर का किताब ही छप जाएगा हम लोग का। ठीक है, क्लास में मत लिखाइए, ज्यादा समय लगता है। कोई बात नहीं राहुल, पेड क्लास रहता है तो रिकॉर्डेड देख लीजिए। चलिए अगला, ये तो इंग्लिश वाले हैं, इस तरह से बना लीजिएगा आप लोग पीडीएफ से। गुप्तचर व्यवस्था में गुप्तचरों को क्या कहा गया है, महामात्यापसर्प कहा गया है। गुप्तचर के लिए कौन सा शब्द आया है, महामात्यापसर्प। एक और शब्द आया है गुप्तचर के लिए, गूढ़ पुरुष आया है। गुप्तचर को क्या कहा जाता था, गूढ़ पुरुष कहा जाता था। ठीक है, बस इतना ही, बाकी संस्था व्यवस्था मत याद कीजिएगा। बाकी क्या है, इसमें बताया गया है कि गुप्तचर में 2 तरह के होते थे, जो घूम घूम के गुप्तचरी करते थे उसको संचारा कहते थे, जो जहां एक जगह रुके रहते थे उसको संस्था कहते थे। इतना मत डीप में पढ़िए। गुरु पुरुष और महामात्याप सर्व कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिएगा। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी जाति में बोला है, 7 जाति में। अब पहली जाति उसने दार्शनिक की बताई है, अगर बताना हो तो कर लीजिएगा। दूसरी जाति किसान की बताई है, इसके आगे अलावे मत करिएगा। ठीक है, सर्वाधिक संख्या में किसान ही थे, इसमें से सबसे ज्यादा कौन सी जाति की संख्या थी, किसानों की थी, मेगास्थनीज के अनुसार। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना सा लिख लीजिए, ये हो गया कंप्लीट। हमको भी लग रहा है कि हम ना सभ्य का लेते हैं फरमाइश, इसीलिए जो है, अब स्वाभाविक है, सबका फरमाइश तो पूरा कर नहीं सकते हैं। इंग्लिश वाला भी लिखना है राजीव, हम बताएं तो पीपीटी अभी दे देंगे ना, आप लोग डाउनलोड करके लिख लीजिएगा। आप बताइए, हिंदी के लिए भी टाइम दें, इंग्लिश के लिए टाइम दें। ठीक है, बोलते हैं कि मतलब क्या कहते हैं, सबका फरमाइश नहीं लेने के लिए। हमको एक सर भी बोले हैं कि डीके सर समझाए हैं कि सबका फरमाइश लेते रहिएगा ना तो फिर परेशान हो जाइएगा, आप अपने हिसाब से पढ़ाइए। चलिए, इसमें कुछ मत कीजिएगा, तलाक वलाक मोक्ष वोक्ष खत्म कर दीजिएगा। वैश्यावृत्ति के कार्यों का निरीक्षण गणिका अध्यक्ष करता था, ये कभी कभी पूछता है, ये कर लीजिएगा। और कुछ खास नहीं करिएगा, छोड़ दीजिएगा। इंग्लिश पीडीएफ से अभी लिख लीजिएगा, इसमें 2-3 ठो लिख लीजिए, जैसे ये लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, और एक ये लिख लीजिए, मौर्यकाल का प्रधान उद्योग सूत काटना था, बस प्रधान उद्योग सूत काटना। और ऊपर से मौर्यकाल लिखने की क्या जरूरत है, क्योंकि जो नोट्स बन रहा है वो मौर्यकाल का ही नोट्स बन रहा है, तो प्रधान उद्योग सूत काटना, और इतना सा लिख लीजिए, छोड़ दीजिए बाकी। चलिए, क्लास अब खत्म हो रहा है आज का। सोचे थे इसमें मौर्योत्तर काल आज शुरू कर देंगे, लेकिन नहीं कर पाए, अब कल ही करेंगे। ठीक है, अगला देखिए, यही है क्वेश्चन, कराने को तो करा ही सकते हैं, आप लोग को पूरा दे देंगे। ठीक है, क्वेश्चन के साथ दे देंगे, एमसीक्यू के साथ दे देंगे। हाँ है, हैप्पी मकर संक्रांति सबको। ठीक है, अभी जो मिलेगा आप लोग को एमसीक्यू के साथ मिलेगा नोट्स, वहां आप लोग देख लेना पीडीएफ में।
भूल जाइए टेलीग्राम वोलीग्राम सबको, सब कुछ भूल जाइए, आपको आपके जगह पे मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है? जबकि एमसीक्यू देने का वैसा कुछ रहता नहीं है, फिर भी मैं एमसीक्यू दे दूँगा। कल 7 बजे से क्लास पे आइए आप लोग। कल 7 बजे टाइम हो गया है, सर आ गए नहीं तो करा देते, टाइम हो गया है, करा देते, हमको कोई दिक्कत नहीं था कराने में। 10 मिनट पहले क्लास छोड़ना पड़ता है, क्योंकि स्टूडियो में दूसरे सर आते हैं ना, 11 बजे से दूसरा क्लास है यहाँ पे, समझिए। और उस सर को भी कम से कम 5 से 7 मिनट लग जाता है स्टूडियो एडजस्ट करने में, सारा चीज़ ऐप वैप पे एडजस्ट करने में, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में ना बहुत सारा कर्मकांड होता है। हम यहाँ आने के 3, 4, 5 मिनट पहले से कुछ-कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है? ये स्टार्ट करो, वो स्टार्ट करो, नोट सेक्शन को ठीक करो, वीडियो, ऑडियो सब चेक करो, सब में पीपीटी सेट करो, टाइम लग जाता है, ठीक है? बस, ओके बाय। कल से 7 बजे रेगुलर, ठीक है? अभी आप लोगों को 2 घंटा छोड़िए, 10 मिनट में मिल जाएगा, 10 मिनट में मिल जाएगा, ठीक है? अभी जस्ट मिल जाएगा नोट्स, ठीक है बाय। अभी मैं करवा ही देता हूँ, जाके पहले मैं अपने सामने बैठ के वो पीसीआर वाले से करवा ही दूँगा, ठीक है बाय, या मैं खुद ही कर दूँगा, बाय।